हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये हमारा काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा क्लियर हो चुका है। ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। एक जिसमें कोर तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है समझाया गया है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर एक चीज़ देखी थी। वो क्या? कैपिटल अकाउंट के चार कंपोनेंट्स होते हैं: बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, या फिर चेंज इन सरप्लस के अंदर आना या डेफिसिट के अंदर जाना, फॉरेक्स रिजर्व का। तो एक बारी हम पूरे ना हमारे देश का या किसी भी देश का जो फॉरेक्स अकाउंट होता है ना, और फॉरेक्स अकाउंट क्रिएट कैसे होता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर और बहुत सारी चीजें लाइक बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, राइट? इसी से बनता है, इसी से प्रभावित होता है फॉरेक्स अकाउंट। तो हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर के सेकेंड हाफ की, फॉरेन एक्सचेंज रेट की, कि कैसे जो है हम लोग वैल्यू जो है वो पैक करते हैं, वैल्यू पैक करते हैं। $1 जो है वो कितने रुपए बनेगा, जो 1 पाउंड है वो कितने रुपए के बराबर होगा, जो 1 येन है वो कितने रुपए के बराबर होगा। यहां पर रुपीस की कोई भी वैल्यू जो निकल कर आती है, मान लो $1 इज इक्वल टू, राउंड फिगर में एक नंबर ले लेते हैं, जैसे $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज, तो वाई 85 ओनली, वाई नॉट $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। अगर $1 85 रुपए का है, तो फिर ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? डॉलर की कि इंडियन रुपए की? ये सारी बातें हम जानेंगे। और इसी के साथ जो दो कंसेप्ट हैं, इनफैक्ट 4 कंसेप्ट हैं, वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बड़े प्यारे तरीके से 4 कंसेप्ट बताऊंगा। कौन गया ये? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर के अंदर। खैर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल मतलब होता है फॉरेन करेंसी, ठीक है? ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी एक गिवन कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज होती है। इंडियंस के लिए, हमारे लिए क्या? अमेरिकन डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज येन, ये सारा फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। ये सारा फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेक्स रिजर्व इंटरनेशनल ट्रेड में, बिकॉज अगर हमें किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगवाना है, तो हम उसको ये तो बोलेंगे नहीं कि भाई साहब हमारी कंट्री की करेंसी तो इंडियन रुपी है, अब इस पे पैसा ले लो। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इसलिए होने चाहिए बिकॉज ताकि हम अगर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर एंगेज है ना, तो उसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स कर सकें। देखो, वो अगर हमारे देश में आ रहा है, तो सामने वाला जो है, फॉरेक्स रिजर्व की ना एक बड़ी खास बात होती है। आप कहोगे सामने वाला हमारा रुपए ले नहीं रहा है, हमने उनसे डॉलर क्यों ले लिया? हम पागल हैं या हम कमजोर हैं उनके सामने? नहीं, हमने उनसे एक्सेप्ट करा उनका डॉलर। उन्होंने बोला हम आपको पेमेंट करना चाहते हैं, हमने बोला ठीक है अपनी करेंसी के अंदर कर दो। तो उन्होंने बोला अच्छा डॉलर में कर दें हम आपको, चलेगा? हमने कहा बिल्कुल चलेगा। ब्रिटेन से हमने बोला कि तुम पाउंड में पेमेंट कर दो, वो कह रहे सच में कर दे पाउंड में पेमेंट? मैंने कहा हाँ, हमने कहा कर दो। जापान से हमने बोला जापानीज येन में पेमेंट कर दो तुम हमें, हमने वो बोलते कर दे, हमने कहा कर दो। हम ये क्यों बिल्ड कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व? क्या शौक है हमारे देश को? लाइक जैसे बचपन में आप में से किसी को शौक होगा, या अभी भी आपके पास कोई कलेक्शन पड़ी होंगी, आपके पापा या मम्मा बाहर जाते होंगे कभी कभार, या कोई रिश्तेदार बाहर गया तो आपके पास कोई गुल्लक होगी, अलग अलग कंट्री के सिक्के आपने कलेक्ट करके रखे होंगे आपकी हॉबी के तौर पर, या फिर अलग अलग जो नोट्स हैं अलग अलग कंट्री के, फॉरेन करेंसी जो है आपने वो इकट्ठी करके रखी होंगी। किसी किसी को शौक होता है। तो क्या देश को शौक है क्या? शौक कुछ नहीं है।
जो भी हम सामान बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से गुड दूसरे देश जाएगा, लेकिन जो पैसा है वो हमारे देश में आएगा। अब मैं पैसे को इंडियन रुपी के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं डॉलर यूज कर रहा हूँ, सिंबल येन यूज कर रहा हूँ, पाउंड यूज कर रहा हूँ, और एक हम बना लेते हैं यूरो। ठीक है, ये यूज कर रहा हूँ। हमने जो है यूरोपियन कंट्रीज से यूरो लिया, ब्रिटेन से पाउंड लिया, जापान से येन लिया, अमेरिका से, सिंगापुर से डॉलर लिया, सिंगापुरियन डॉलर भी होता है अगर आपको पता हो तो। ठीक है, और डॉलर तो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है ही। तो हम जो है बेसिकली उनसे बोलते हैं कि आप अगर जो है हमें दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश से बोलेंगे हम सीरिया के साथ ट्रेड हो रहा है तो सीरिया को बोलेंगे अपनी करेंसी दे दो, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपनी करेंसी दे दो, नहीं। इसका भी इसकी भी एक दायरा होता है कि कौन सी जो करेंसीज हैं उनकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, और किन करेंसीज को यूज करके एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आराम से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो सकता है। यानी कि अगर वो करेंसी हम किसी और देश को, किसी अन्य देश को भी पकड़ाएं, अगर हम वहां से सामान मंगवाते हैं तो वो देश को कोई नाराजगी नहीं होने वाली उस करेंसी को एक्सेप्ट करते हुए। और ऐसी दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट करेंसी कौन सी है वर्ल्ड वाइड जिसका रिकॉग्निशन है, वो है अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर। अब अमेरिकन डॉलर श्रेया क्यों? बिकॉज यूएसए इज सिंबोलिज्म ऑफ unipolar world, right? Unipolar world. It is a symbolism of hegemonic power. क्लियर है शैनी ये वाली चीज? क्यों श्रेया, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? है ना? तो यूएसए की ये जो डॉलर है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यूएसए का डॉलर जो है, इसकी, इस करेंसी की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, और इंटरनेशनल ट्रेड में मेजर इकोनॉमीज के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके अंदर ये करेंसी एक डोमिनेटर करेंसी का रोल निभाती है, राइट? मैं यहां से रुपये का सिंबल मिटा देता हूं, आपको कन्फ्यूजन हो। डोमिनेटर करेंसी का रोल निभाती है। इसको लेने से जर्नली कोई मना नहीं कर सकता। क्यों? अगेन रीजन यही है, इसकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, बिकॉज ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन ट्रेड आर सेटल्ड थ्रू करेंसी ऑफ अ कंट्री, थ्रू करेंसी ऑफ अ कंट्री विद विच ट्रांजेक्शन इज मेड। यानी कि हमने जापानीज येन जापान वालों से इसलिए ले लिया था, रख लिया था, कल को अगर हमें उनसे कोई गुड इंपोर्ट करना है तो हम उनको जापानीज येन में पे कर देंगे और वो खुशी खुशी ले लेंगे उसको। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है और हमारे पास खुद की करेंसी है अपनी, क्या सामने वाली कंट्री मान लेगी इस बात को? हम भी तो मान रहे हैं ना उनसे लेने के लिए, वो मान लेगी? जरूरी नहीं है, ये बोलो, है ना? हाँ या नहीं? नहीं शायरी जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके बायलेटरल रिलेशंस कैसे उस कंट्री के साथ। जैसे एक बार की बात है श्रेया, हमारे देश में ना शायनी क्या हुआ था, ये क्राइसिस चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ज़्यादा, और हमें तेल वगैरह बहुत कुछ चाहिए था। अब हमने कहा किसकी तरफ हम अपना रुख मोड़ें, क्या करें क्या करें क्या करें? तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिलायबल पार्टनर कौन श्रेया हमारा दुनिया के अंदर? कौन सी कंट्री आशिमा? रशिया। हमने यूएसएसआर से बोला, उस टाइम पर वो रशिया नहीं बना था, हमने उससे बोला कि आप हमें तेल वगैरह या जो भी चाहिए ये आप हमें सप्लाई करवा सकते हो क्या, लेकिन कंडीशन सुन लो, हम आपको, रशिया की करेंसी क्या होती है? रूबल। क्या होती है? रशियन रूबल। हम आपको रूबल में जो है वो पे नहीं कर सकेंगे, हमारे पास नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं पड़ा हुआ है, ना डॉलर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप इंडियन रुपये हमसे ले लोगे? रशिया ने क्या बोला था? खुशी खुशी रशिया ने एग्री कर लिया था इस बात के ऊपर कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई आनाकानी नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन ट्रेड आर सेटल्ड थ्रू करेंसी ऑफ अ कंट्री विद विच ट्रांजेक्शन इज मेड। मैं आपको एक रियल सिनेरियो दिखाता हूँ ज़रा श्रेया।
आप मुझसे एक बार ही पूछ रहे थे ना कि कभी आप रियल में P2P ट्रांजैक्शन दिखाना, जब मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर करवा रहा था, है ना। देखो आज मैं ना एक गेम दिखाता हूँ आपको, एक गेम खिलाता हूँ आप सबको। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये जो है मेरे पास USDT पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी कि USD क्या होता है, डॉलर। जो T है यहाँ पर, T का मतलब होता है टोकन। मेरे पास 401 USDT पड़े हुए हैं जो कि मैंने इस महीने ट्रेडिंग करके कमाए, ठीक है। अब यार मैं डॉलर रख के क्या करूं, मैंने जहां पर जिस प्लेटफॉर्म के अंदर कमाए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मैं डॉलर रख के क्या करूं। यहां पर जो है, यहां पर मेरे और भी कुछ ये जो चल रहा है, $72 का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर मेरा $8 का लॉस चल रहा है, यहाँ पर मेरा $50 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं करूँ क्या, मैं डॉलर रख के क्या करूँगा। मुझे तो यार आपको पता है सारा का सारा हमारे देश में जो भी काम होता है वो INR के अंदर होता है। तो अब करें तो क्या करें, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको INR में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ट्रांसफर करा कि मुझे फंड चाहिए कन्वर्ट करके, सारा चाहिए $400, $400 देख रहा, ये देख रहे हो, $400, ओके। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं गया यहां पर पर्सन टू पर्सन, मैं कोई ऐसा पर्सन ढूंढूंगा जो मेरे डॉलर रख ले और मुझे INR दे दे। चलो देखते हैं कैसा हो पाता है। $400 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब मुझे करना क्या है, मैं कौन सी सेल करना है मुझे ये $400। अब मैं कौन सी करेंसी चूज करूं श्रेय यहां पर जिसके अंदर मुझे पैसा चाहिए। हाँ INR लिख दिया मैंने, ठीक है, सही है INR। अब एंटर अमाउंट, कितना डॉलर है मेरे पास, $400 है। जो $400 इन इंडियन रुपीज 33,000 समथिंग लाइक मुझे मिलना चाहिए, 33,374। मैं 34,000 कर देता हूँ उसको राउंड फिगर के अंदर, 34। अब मैं 34,000 जाके मैंने सिस्टम को श्रेय कमांड दे दी है कि जिसके पास भी 34,000 रुपए इस टाइम पर हैं अभी लाइव, वो मुझे ये पैसे ट्रांसफर कर दे। मैं उसको इतने इतने कन्वर्जन में इतने डॉलर देने को उसको बदले तैयार हूं। समझ रहे हो P2P ट्रांजेक्शन क्या है। मैंने सिस्टम को कमांड दी है, पूरी दुनिया मेरी बात सुनो, कि आप में से जो भी लोग हैं जिसके पास 34,000 अभी इंडियन रुपीज में, वो मुझे दे दो, मैं इमीडिएटली आपको डॉलर अभी दे रहा हूं $400, ठीक है। और मुझे पेमेंट किस में चाहिए, मैंने कहा भाई मुझे UPI में चाहिए पेमेंट, ठीक है। अब यहां पर मेरे को पर्सन मिले हैं, ये एक पर्सन है नाइट मैनेजर, ये नाम है उन सबके। कह रहा मैं $1 का रेट ना 86.03 रुपीज पे दूंगा। मिनिमम तुम्हें 10,000 के मुझे देने पड़ेंगे डॉलर, मैक्सिमम मैं तुम्हें 25 लाख रुपए के दे सकता हूं, ठीक है। एक है मुझे मिला है 88.72, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये ज्यादा दे रहा है ना श्रेय। जैसे मुझे बेचना है तो मैं तो ज्यादा रेट पे चाहूंगा ना कि बिक जाए वो, है ना। अब 88 पॉइंट समथिंग लाइक करके, तो मुझे ये पर्सन अच्छा लग रहा है 88.72, क्योंकि 88 89 तो कोई भी नहीं है। हाँ ये पर्सन अच्छा लग रहा है मुझे पहले पेज पर 88.72। ये UPI में दे रहा है, कह रहा है मिनिमम 33,000 के तुम्हें मेरे को देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तो 33,000 के तो है ही मेरे पास, और जो है इसके पास मुझे देने के लिए 386 USDT है, 384 नहीं, पर मैं तो ज़्यादा बेचना चाहता हूँ ना, तो मैं ले लेता हूँ इसको। 1,000 USDT इसके पास है, लेकिन इसके ऑर्डर कम है 88.40,
हाँ, ये जो है मेरे पास क्योंकि अभी 400 यूएसडीटी है ना, तो ये तो सिर्फ कह रहा है कि मैं 386 लूँगा, मैं बाकी को पढ़ा पढ़ा के उनको मैं म्यूजियम में रखूँगा। तो यहाँ पर जो है 88.40 इसको करने की कोशिश करते हैं ऑल। हाँ, ये मेरे 400 ले रहा हूँ मुझे, वाओ। गूगल मुझे बता रहा है कि 33,374 मिल रहा है। ये पर्सन मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें 35,360 रुपये दे दूंगा। शेयर देख रहे हो, 1,500 रुपये का फायदा मिल रहा है। ठीक है, सेल करके देखते हैं क्या मेरे बैंक में पैसे आते हैं। ओके, मैंने इसको मैसेज लिखा, हेलो ब्रो प्लीज पे फास्ट। वेट करते हैं क्या करता है ये। ऑनलाइन आ गया। अब मेरे को देखो, इतनी क्वांटिटी मेरी सेल होगी, इतने रुपए पर 35,360 मेरे बैंक में आ जाने चाहिए। इसका टाइमर चल रहा है, ये जो है ये 29 मिनट के अंदर अंदर करेगा। आ गया उसका मैसेज, ओके आ गया। देखते हैं सच में पहुंचाता है या फिर कोई मेरे साथ स्कैम होता है या फ्रॉड होता है। वेट करते हैं। सब कुछ लाइव आपके सामने करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कैसे वर्क करता है, सब क्या वर्क करता है। और मुझे इतने पैसे आ जाने चाहिए मेरे बैंक में, इतने आ ही जाने चाहिए। अब आपको कि मैंने यूपीआई आईडी वगैरह तो उसको दी नहीं, वो मेरी ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इसके अंदर सेट है। ये रही ऑलरेडी, देखो दीपांग दुबे। आप लोगों ने जिस पे भी फाउंडेशन कोर्स किया मुझे पेमेंट करते हो ना, आप उसको चाहे भले क्रॉस वेरीफाई कर लेना, यही है मेरी यूपीआई आईडी 9818965915 तो वो ढूंढ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। कह रहा है उसने पे कर दिया है, कंफर्म करो। मैं देखता हूँ ज़रा अपने फ़ोन पे के अंदर, पेमेंट डन कह रहा है, पेमेंट डन। तो मैंने कहा भाई स्क्रीनशॉट प्लीज़। ओके, इसको हटा देते एक मिनट। 35,360 क्या मेरे पास आए? तो मैं आपको मैंने उसको बोला वेट, लेट मी चेक वंस। मैं यहाँ पर गया, यस मेरे पास आ गए 35,360 28 सेकेंड्स अगो, मिस्टर धर्म देव गांधी। ओके, अब मैंने उससे पैसे तो ले लिए हैं, मैं गद्दारी तो नहीं कर सकता, मुझे उसको ये अब उसके डॉलर्स भी तो देने ना श्रेया, है ना? भाग जाऊँ डॉलर ऐसे लेकर? नहीं, है ना, गद्दारी नहीं करते हैं, सामने वाले की कमाई है। तो चलो, उसने मुझे इंडियन रुपीस पहले दे दिए। सबसे पहले S23 अल्ट्रा, ये मेरा डिवाइस है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, मतलब काइंड ऑफ, मतलब क्रिप्टो करेंसी को कोई हैक नहीं कर सकता ना। तो ये मेरा डिवाइस है, मेरा फ़ोन अपने मुझे पास लाना पड़ेगा, मुझे स्क्रीन लॉक डालना पड़ेगा। ये मैंने डाला अपना पिन, डन हो गया, सक्सेसफुली सोल्ड। ठीक है, मुझे इतने मिल गए हैं। और नीचे क्या लिखा आ रहा है मैसेज, यू हैव रिलीज्ड यूएसडीटी, डॉलर मैंने रिलीज कर दिया, द बायर विल रिसीव यूएसडीटी सून। तो स्टेटस देखता हूँ मैं अपना क्या है, सक्सेसफुली सोल्ड $400। मतलब यूएसडी तो मतलब डॉलर हो गया, टोकन मतलब मैं क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा हूँ तो वो टोकन है, क्योंकि ये यूएसडी शेयर मेरे हाथ में तो आएगा नहीं। ये डॉलर $400 400 के मतलब 100 डॉलर के 4 नोट मेरे हाथ में तो कभी आ नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी तो वर्चुअल करेंसी है ना, तो इसलिए एक वर्ड अटैच होता है इसका, टोकन। लेकिन सोच के देखो, जहां $400 अभी रेट आज के समय में, अभी 8 दिसंबर जिस टाइम पर हम बैठे हुए हैं, जहां 33,374 रुपीज मुझे मिल सकते थे, मुझे फायदा देखो कितने का, वो 35,360 का। और ये होता है जिसको मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, आपके पास कुछ पैसा हो ना, आप लोगों के पास 10-15 हज़ार रुपए, इसको ऐसे ही करके क्रिप्टो पे ब्याज पे चढ़ा दिया करो। ठीक है, जैसा कि मैं यहां पर चढ़ाता हूं, और आप आराम से बैठे बैठे जो है अपना पैसा बना सकते हो, रेदर देन बैंक में रखने से अच्छा है। कि देखो जैसे अभी ये भी मेरा $73 चल रहा है, $50 चल रहा है, ये मेरा अभी $1 लॉस में चल रहा है, अभी आ जाएगा ये प्रॉफिट में। तो
ये बैठे बैठे रखा हुआ है मेरा, ये पैसा जो है वो बनते चला जा रहा है। ओके, तो ये मेरी चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई थी, सक्सेसफुली सोल्ड, ऑर्डर डन। थैंक्स ब्रो बोल के मैंने कर दिया इसको लॉकआउट। अब देखो, अब पढ़ो इसको। ये जो फॉरेक्स रिजर्व है, मेरे पास फॉरेक्स रिजर्व था ना, अभी था ना, ट्रांजैक्शन करी मैंने, आईएनआर ले लिया, तो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन ट्रेड आर सेटल्ड थ्रू करेंसी ऑफ द कंट्री विद विच ट्रांजैक्शन इज मेड। मुझे फायदा क्या हुआ? एक तो फायदा ये हुआ, चलो ये तो मेरा अर्नड इनकम था जो मैंने डॉलर्स में अर्न करा था, और मैंने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अभी आपके सामने मैंने 35,000 35,000 के आसपास मैंने जो बेच दिया इसको, वो तो चलो ठीक है बात। लेकिन इससे फायदा ये हुआ, श्रेया उसने मुझे एक्स्ट्रा पता है क्यों दिए? जो यूएसडीटी का रेट है ना, जिस रेट पर जब मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे और जो मैंने गूगल पर डाल के देखा, वो इमीडिएटली शूट कर गया था, क्योंकि मेरे सामने देखो ना, बायर्स के ऑप्शन भी तो आ रहे थे। एक मुझे 86 पे दे रहा था, एक मुझे 88 पे देने के लिए मान गया। गूगल हमें क्या बता रहा है कि $1 का रेट अभी फिलहाल कितना चल रहा है? $1 का रेट चल रहा है 83 रुपीज। लेकिन यार मैंने तो 88 के अंदर बेच दिया, बिकॉज मेरे पास पावर है टू चूज द राइट बायर। आई एम द सेलर, मैं तो बेचने के लिए निकला था ना अपने डॉलर्स मेरे पास, लेकिन ये पावर है, कितने सारे ऑप्शन है मेरे पास। दिस इज द पावर ऑफ P2P ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर। अब वो आप कहोगे सामने वाला कितना बड़ा घोचू निकला, उसने तो 88 मतलब वो कर लिए, लेकिन क्या पता वो जो है रात में वेट कर रहा हो कि वो 89 का हो जाए, और उसने ऐसे बल्क में करोड़ों अरबों डॉलर इकट्ठे करके वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा डॉलर के प्रॉफिट पे वो लेकर निकल जाए, या कभी जब वो 90 रुपीज का होगा तब वो लेकर निकल जाए। वो भी कलेक्शन पे कलेक्शन करता जा रहा हूँ। वो पर्सन पागल था क्या कि जिसने मुझे 35,500 रुपए अकाउंट में भेज दिए मेरे? ये पागल तो नहीं होगा कि जब मुझे मिलने ही 33,000 थे जो गूगल ये बता रहा है, तो उसने मुझे 35,360 रुपए भेज दिए? ठीक है, तो मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले बताओ, इंट्रोडक्शन ही समझ में आया? और आप लोगों को ये वाली बात भी क्लियर हुई इससे, P2P ट्रांजैक्शन वाली क्लियर अच्छे से? तो मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज अ रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेरा यूएसडीटी का रेट क्या था श्रेया अभी आपके सामने? कितने पे बेचा मैंने उसको? नहीं नहीं, रेट है ना 88.04 समथिंग लाइक, है ना? और ये कितने मिले मुझे? 35,360, राइट? चलो ये तो यूएसडीटी की बात होगी, वर्चुअल करेंसी को फालतू में यहां पर क्यों लाना? आप लोगों से आपकी भाषा में बात करता हूं, इधर आ जाओ। $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज टूडे? 83.43, 83.43, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज, क्या ये रेट है डॉलर का और इंडियन रुपीज का, जिसमें आपस में दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं? है? $1 83 रुपीज का है, 83 रुपीज में $1 आ सकता है क्या? दोनों तरफ से मैं ये वाली बातें कर सकता हूं, हाँ या ना? है ना? तो ये रेट हुआ ना जिसमें एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट।
फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या ये बदल सकता है, वेरी कर सकता है? कब कब वेरी करता है ये? नहीं नहीं, एवरी 24 आवर्स। हाँ मतलब वो तो उसका एक वो कॉज हो गया, लेकिन हर 24 घंटे के अंदर ये वेरी करता है, राइट? तो इट इज अ प्राइस ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी। अमेरिकन अगर देखिए कि उनको अगर रुपी चाहिए, तो वो क्या देख रहे हैं, हमें हमें $1 लगाकर कितने रुपए मिल जाते हैं? 83 रुपीज मिल जाते हैं। और अगर हम देखें, हमें $1 अगर चाहिए होता है, हमें 83 रुपीज अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है? $1 को प्राप्त करने के लिए हमें 83 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। अमेरिकन के लिए ज्यादा महंगी रकम पड़ रही है या फिर हमारे लिए पड़ रही है? हमारे लिए। कौन सी करेंसी का पलड़ा भारी है? डॉलर का। अगर हम इसको किसी और तरीके से बात करने के लिए बोलें, तो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेट मस्ट बी पेड टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। कहने का मतलब इसका क्या है? द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया रेट, $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज। इसको राउंड फिगर में कर देते हैं, 83 नंबर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 85, ठीक है? इट इज द प्राइस ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी। The rate of foreign exchange is the amount of domestic currency that must be paid. How many amount we are paying, Shiny, to obtain $1? 85 rupees to obtain 1 unit of foreign currency. और अगर ये अमेरिकन के पर्सपेक्टिव से देखें कि श्रेया, वो लोग अगर 1 यूनिट को अगर पाना चाह रहे हैं, अब 1 यूनिट इन द सेंस के समझो कि अगर वो अपना ही करेंसी का 1 यूनिट खर्च कर रहे हैं, $1 खर्च कर रहे हैं, तो उनको कितने INR मिल जा रहे हैं? 85। फॉर एग्जाम्पल, इफ $1 कैन बी ऑब्टेन्ड और एक्सचेंज फॉर 50 रुपीज, देन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कैसे बनेगा? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, और $1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई $50 इज इक्वल टू 2 सेंट्स। खैर वो छोड़ो, आप इसी पे रहो, $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज वाले पे, या फिर $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी बोला जाता है। क्यों? आपके लिए अभी ₹100 का नोट कुछ है, ₹500 का नोट कुछ है, ₹2000 का नोट कुछ है। मैं वर्थ की बात नहीं कर रहा हूं उसकी। ₹2000 का नोट ₹2000 का ही है ना आपके लिए? ₹500 का नोट ₹500 का ही है ना? तो आशिमा, अर्पित, ये कैसे पता लगाएं कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि क्या है? जब हम इसको किसी और से कंपेयर करेंगे, राइट? पार्क में ईशा आप अकेले दौड़ रहे हो, और आप घर आके कह रहे हो मम्मी रोज मैं फर्स्ट आती हूं रेस में। पता तो तब लगेगा ना आपकी स्टेमिना का, आपकी पावर का, जब कंपैरेटिव एनालिसिस होगा किसी और के साथ आपका, राइट? तो एक कंट्री की करेंसी की वर्थ, एक देश की करेंसी की वर्थ कितनी है इंटरनेशनल लेवल पर, इसके लिए हम किसी और कंट्री की करेंसी से उसको कम से कम इक्वेट तो करें। और जब हमारी करेंसी को डॉलर के सामने इक्वेट करा गया, तो श्रेया क्या हुआ? दूध का दूध पानी का पानी, कि हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं एक छोटे से डॉलर को प्राप्त करने के लिए, जबकि अमेरिकन को एक आशमा छोटा सा डॉलर खर्च करना पड़ता है, और उनको उस छोटा सा डॉलर खर्च करके ज्यादा रुपए की प्राप्ति हो जाती है। तो कौन सी करेंसी का पलड़ा भारी हुआ? कौन सी करेंसी डोमिनेटर हुई इन दो करेंसी की इक्वेशंस में? डॉलर। बात समझ में आ रही है? इंट्रोडक्शन पल्ले पड़ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसकी वर्थ क्या है।
बताओ। कर सकते हैं वो डॉलर की, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया ना कि कुणाल ये है कि वो उसकी वर्ल्ड वाइज प्रेजेंस है, हर जगह कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है। अब येन जो है, येन अगर हम आयरलैंड में नॉर्वे में देंगे वो लोग नहीं लेंगे येन को। डॉलर को अफगानिस्तान में भी दे दो, सिंगापुर में भी दे दो, जापान में भी दे दो, सीरिया में भी दे दो, हर कोई ले लेता डॉलर को, कोई मना नहीं करता। चाइना और नॉर्थ कोरिया तक मना नहीं करेंगे डॉलर को लेने से, क्योंकि उनको पता है ग्लोबल ट्रेड इसके बिना संभव ही नहीं है। हर कंट्री यानी कि क्या सीख करता है, मेजर कंट्रीज 85 टू 90 कंट्रीज क्या सीख करती है हमेशा, कि हमेशा उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई करेंसी पड़ी हो चाहे ना पड़ी हो, लेकिन कौन सी करेंसी पड़ी होनी चाहिए, डॉलर। अगर मैं इंडिया का एक फॉरेन करेंसी का बास्केट बनाऊं, आप मुझे बताना इसके अंदर, इस बास्केट के अंदर ये हमारा फॉरेक्स का बास्केट है, इसके अंदर मैं अलग अलग करेंसी डाल रहा हूं, ठीक है। डॉलर, येन, पाउंड, यूरो और आईएनआर। यही है हमारा फॉरेक्स बास्केट, अगर मैं मेजर करेंसीज को ले लूं तो, राइट। ऐसी मतलब और भी करेंसीज हो सकती है, लेकिन ये मेजर करेंसीज है कि नहीं है ना। थप्पड़ मारो एक बारी सर अपने, रुपी नहीं है, रुपी लिखा, अच्छा। अब सबसे एंड में क्या लिखा आपने? हाँ रुपी लिखा था। हाँ ठीक है, रुपी नहीं आ सकता वहां पर। गुड कैच शाइनी। हाँ कुछ भी आ सकता है, मतलब देखो वो डिपेंड करता है कि हम रखना चाह रहे हैं कि नहीं रखना चाह रहे हैं। उसको देखो, पर यहां पर एक बात होती है, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर ये कोई भी जो करेंसी हम होल्ड करते हैं वो शौकिया तौर पर होल्ड नहीं होती है। कंट्री का शौक नहीं है आश्चर्य, है ना। कि जैसे हम बचपन में, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, स्टैम्प कलेक्शन का शौक हम रखते थे, या फिर जो नोट्स वगैरह हैं या सिक्के जो है फॉरेन करेंसी के, उसका शौक रखते थे। ये शौकिया तौर पर नहीं है। पाकिस्तानी रुपया भी अगर हम रख रहे हैं तो कुणाल उससे व्यापार होना चाहिए, तब फालतू की करेंसी नहीं रखेंगे। सीरिया की करेंसी रखेंगे, जॉर्डन की करेंसी रखेंगे, क्या यूज है उनका कोई, बताओ। हाँ बताओ बताओ। मिनिमम रिजर्व, हाँ फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है, क्योंकि जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तब वो भी तो करोड़ों अरबों रुपए निकलेंगे वहां से भी। नहीं 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 नहीं, 200 करोड़, 200 करोड़ का होता है हमारा मिनिमम रिजर्व। गोल्ड, गोल्ड और सबका कॉम्बिनेशन, वो तो मिनिमम होता है ना चलिए, मैक्सिमम तो कितना मर्जी हो दो। हम क्या मना कर देंगे कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए। कुछ पार्ट गोल्ड का होता है, कुछ फॉरेक्स रिजर्व का होता है, कुछ उसका होता है। वो मिनिमम मेंटेन करना ही है, कि मतलब अगर हालत बिगड़े ना तो ये तो चीज मेंटेन करनी करनी है। मनमोहन सिंह जी ने यही तो करा था, कल मैं एग्जांपल जो बता रहा था, गोल्ड को ही तो मतलब लोन पे चढ़ाया था, तो उसके बाद ही तो 750 समथिंग करोड़ रुपए लेकर आए थे वो। अगर, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे इस चीज का आंसर दो पहले, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश में जितना मर्जी आ रहा है, जितना मर्जी, उसका कस्टोडियन कौन है, आरबीआई। अब क्लियर हो गया श्रेया, कितना मर्जी आन दो चाहे उसको, मिनिमम। लेकिन वो क्या सोचेगा, सबके कॉम्बिनेशन में, गोल्ड फॉरेक्स रिजर्व के कॉम्बिनेशन में जो बुलियन होता है, जिसको हम लोग याद है एक वर्ड यूज करते हैं, बुलियन, है ना। वो कितना, वो कितना करोड़ रखना चाह रहा है, 200 करोड़। लेकिन ये भी चेंज होता रहता है आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए। 500 करोड़ वाली बात ना श्रेया उसकी होती है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, इमरजेंसी फंड, उसका कॉर्पस होता है 500 करोड़ का, ठीक है। नहीं मैं अगेन बता तो रहा हूं श्रेया, वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन।
हाँ, रुपी नहीं होता उसके अंदर, क्यों होगा? रुपी क्यों होगा? रुपी अगर हमें चाहिए होगा तो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर लेंगे? रुपी तो बर्बाद हो गया है, रुपी ही तो नहीं रहा। रुपी अगर अच्छे से रोटेट कर रहा होगा तो इस 200 करोड़ के कॉर्पस को क्यों छेड़ेंगे फिर हम? बताओ, कोई कोई यूज है उसका? बेफालतू में छेड़ने लग जाएंगे उसको, बुलियन को। श्रेया, क्लियर हुआ ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? है ना? ठीक है। तो नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट, शाइनी सब कुछ समझ में आया? ईशा, अर्पित, कुणाल, आशिमा, आगे बढ़े? ठीक है। नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। हाँ यार इसके बारे में बहुत आराम से समझना, ठीक है? श्रेया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टॉपिक इन प्रीलिम्स 2024 पक्का। एक्यूरेसी 99%। उसका एक रीजन है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। एक बार इकोनॉमिक सर्वे आने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कुछ तो हुआ ही होगा इस साल या पिछले एक साल के अंदर, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, उसका रीज़न बड़े सारे हैं। भारत में एक पॉपुलस नंबर 1 पर आ गया पॉपुलस कंट्री के मामले के अंदर। डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरजीह उठ रखी हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम पर इंडिया अपनी झक मरवा रहा है, ठीक है? अच्छे से पॉपुलेशन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसके बाद रेमिटेंसेस जो हैं हमारे पास क्या कहते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, है ना? अब उन सब के चलते ये जो मैं इवन ये जो टॉपिक है ना, अगर मैं इसको इस पे स्टार मार्क क्यों बना रहा हूँ मैं अगर ये बोलूँ तो आप इससे फिल्म के अंदर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे चाहे फिर कुछ भी है। मैं ये तो मैं प्रेसाइज तरीके से बोल ही रहा हूँ, लेकिन 2024 में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन ना, सच बता रहा हूँ, इतने सिंपल होते हैं, इतने सिंपल। आप जस्ट मेरे कहने पर ना एक बार इसके ऊपर जुआ खेल के देखो पक्का, कि आपको एक चार टर्म एटलीस्ट पता हो तो नीचे। अब आपको ये कह रहे हो कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो सुनी पहली बार है। अच्छा, सुनी तो है लेकिन मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं पता। एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, आपको फर्क ही नहीं पता है और आप प्रीलिम्स के अंदर बैठ गए मुंह ताक कर। वो नॉर्मल से ये पूछ रहा है कि ये 4 सिचुएशन है, इनमें से बताओ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या फिर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। आप कह रहे हो ये सुना तो था यार, पता नहीं है। तो क्या झक मारवाने के लिए बैठे हो अपने पेपर के अंदर? नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है? ये टॉपिक मैं सच बता रहा हूँ, ये 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो गोली मार दो, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये फॉरेन जो सेकंड हाफ है इसका ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने तो अब आपको P2P ट्रांजेक्शन के बारे में भी सब कुछ क्लियर कर दिया। रियल में करके दिखाई है मैंने, पहली बार, फर्स्ट टाइम लाइव करके दिखाई है मैंने आपको। लोगों को पता भी नहीं होता करेंगे क्या वो। मैं पढ़ाने वालों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, होंगे भाई वो महान होंगे, धुरंधर होंगे, वो अपने घर में धुरंधर होंगे। P2P ट्रांजेक्शन लोग पढ़ाना जानते हैं, करना क्या जानते हैं, करके दिखाओ। शेयर्स लेकर दिखाओ। आईपीओ के चैप्टर में मैंने आईपीओ आपको दिखाए हैं, रेट दिखाए उनके, मैंने आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दिखाया है, करके दिखाओ। नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी तारीफों की पुल नहीं बांध रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है। तो आप भी ना, जैसे मैं आपको साइट्स दिखाता रहता हूँ, ट्रेडिंग भी दिखाता रहता हूँ, आप जाके पर्सनली जब स्टडी करते हो एक बार उनको जाकर देखो। अच्छा यार, ये इंडिया की मार्केट ना ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट इतनी स्ट्रेच आउट हो चुकी है तो ये बेस्ट टाइम तो नहीं हो सकता इन्वेस्टमेंट का। अपनी लॉजिक लगाओ, और क्या पता आप भी मुझे इनपुट दे सको। मेरी नॉलेज तो सिर्फ 10% है, क्या पता 90% आपकी तरफ से इनपुट आए तो मैं भी अपने आप को इंप्रूव कर सकूँ और नॉलेज को एनहेंस कर सकूँ अपनी। नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोल रहा है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन करेंसी का प्राइस क्या है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो आशमा ये बोल सकता हूं मैं, कितने हिंदुस्तानी रुपए खर्च करके $1 की प्राप्ति हो सकती है, €1 की प्राप्ति हो सकती है, £1 की प्राप्ति हो सकती है, या फिर एक येन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर चाइना के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, रेन मिन बी, क्या होता है वो, रेन मिन बी बोलते हैं ना उसको। यही होती है ना चाइना की करेंसी, रेन मिन, रेन मिन, हाँ ये तो बोलते हैं रेन मिन बी। चाइनीज़ युआन, अच्छा चाइनीज़ युआन, और वो जैपनीज येन होता है, ठीक है? चाइनीज़ युआन, इसका सिंबल क्या होता है? अच्छा, इसका CN
और फिर येन लगा होता है, और जापान में सिर्फ येन लगा होता है। सी एन युआन, ओके। हाँ, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन करेंसी का प्राइस, यानी कि अगर मेरे को चाहत है $1 की, मैं कितने रुपए खर्च करूं कि $1 आ जाए? जल्दी बताओ। 85, जो भी चल रहा है, कुछ भी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया क्या? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट की शाइनी श्रेया स्टेटमेंट्स आ सकती हैं 2024 में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा और श्रेया फिर वो आप जानते ही हो, है ना, बताओ इनमें से कितने ठीक है। यही करता ना वो, ऑप्शन तो देगा भी नहीं एलिमिनेट करने को। रियल एक्सचेंज रेट, इट इज द रेट, रियल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है? वी आर कंसिडर्ड विद करेंसीज। रियल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या? वी आर कंसर्न विद प्राइस ऑफ गुड्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रियल एक्सचेंज रेट वाला ही फंडा जुड़ा हुआ है, या यही चलकर एक कंसेप्ट मुझे आगे चलकर देगा परचेजिंग पावर पैरिटी का? बास्केट याद है वो, है ना, 3,000 रुपए अमेरिका में खर्च करके कितने गुड्स आ सकते हैं, और 3,000 वही इंडिया में खर्च करके कितने आ सकते हैं। $100 क्या है अमेरिकन के लिए? 100 रुपए ही है ना, काइंड ऑफ। हमारे लिए $100, 8500 कुछ है कि नहीं है? चलो $400 की बात कर लो। $400 क्या है अमेरिकन के लिए? 400 रुपए के बराबर मान लो, है ना। लेकिन वही चीज हमारे लिए, अभी आपको मैंने कन्वर्ट करके दिखाए, 35,360 रुपीज आप लोगों के लिए मायने रखते हैं पर्सनल लाइफ में? 35,360 रुपए, बताओ हाँ या ना? कुछ कर सकते हो उनका अगर मैं अभी आपको दूं तो? क्या आप ये कहोगे कि अरे फालतू के पैसे दे दिए, किस काम किया इतने से पैसे? मायने रखते कि नहीं रखते हैं? अरे कहाँ रखते हैं शाइनी, तुम्हारा तो प्रॉफिट है, इतने की तो सिगरेट भी जाते तुम। बांग्लादेशी सिगार में दम तो होती है शाइनी, क्यों? इतने तो बोरियों में लग जाते होंगे शाइनी एक दिन में। रियल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, द पीपल हु प्लान टू विजिट अमेरिका नीड टू नो हाउ एक्सपेंसिव गुड्स आर रिलेटेड टू गुड्स एट होम। मैंने ना एक बारी एक रिटेल मार्केट के अंदर एक चीटोस देखा था। आप चीटोस जानते हो कि चिप्स होता है चीटोस? ये चीटोस एक तो 10 रुपए वाला आता जो हम बचपन से खा रहे हैं, एक ये आता है 800 रुपए वाला। कहाँ गया ये वाला? 800-900 रुपए का आता है वाला चीटोस। तो मैंने दुकान वाले से पूछा भाई ये क्यों? कहता है सिंगापुर या पता नहीं कहीं से आता है, ये लिखा भी होता है उस पर कहीं। हाँ ये रहा, देखो लिखा है ना एक्सपोर्ट। ये और मान है, ये 2,500 रुपए का 2,000 रुपए का चीटोस है वाला। अब मान लो ये तो चलो इंडिया के अंदर मिल रहा है, और ये है वही 10 रुपए वाला। ये हम खाने लगे तो घर वाले क्या कहेंगे आशिमा? कहेंगे खा खा के आशिमा कंगाली ला रही है घर में, है ना। 700 तो छोड़ो, अपने ही ग्वालियर में किसी को बोल दिए भाई 2,000 के चिप्स का पैकेट खरीदना है, वो कहेगा 10 दिन की रोटी आएगी मेरी इतनी। कोई भी मतलब देखो, शौकिया तौर पर एक चीज़ें अलग चीज़ होती हैं, लेकिन दिस इज मनी वेस्ट, पैसा वेस्ट, नॉनसेंस चीज़ है ये बिल्कुल। ठीक है, बस ये इंपोर्ट होकर आ रहा है तो बेसिकली बस लोगों का ये शौक है, वाली बात ये है। लेकिन चलो ये तो इंडिया के अंदर है। अब इस कहानी को जरा चेंज करते हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा था, मैं यहाँ पर आया क्यों चीटोस के ऊपर। अगर मैं अमेरिका जाऊं या सिंगापुर जाऊं, सिंगापुर छोड़ो अमेरिका जाऊं,
वहां पर हो सकता है कि जितने मतलब मैं अपने देश में 10 रुपए का चिप्स का पैकेट ले आता हूँ, चिप्स का पैकेट वहां पर भी मैं लेने जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 10 रुपए का चिप्स का पैकेट 150 का हो, 180 का हो, 200 रुपए का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। हाँ या ना? बिल्कुल, वहां पर चीजें महंगी होंगी कि सस्ती होंगी। कोई भी ऐसी चीज है श्रेय अमेरिका के अंदर कि आप 50 रुपए की जो चीज इंडिया के अंदर ले रहे हो, वो सेम चीज अमेरिका के अंदर कोई भी एक सिंगल आइटम भी ले सको उस 50 रुपए का, जो सेम रेट पर हो, सेम रेट पर। भले ही 1-2 रुपए का डिफरेंस होगा ना, लेकिन वो अमेरिका के अंदर ज्यादा ही होगा। मतलब खर्चा आपको जेब से ज्यादा ही करना पड़ेगा, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री की करेंसी अमेरिका की करेंसी के सामने क्या है? वीक है, स्ट्रांग वीक है। लेकिन आपने यह भी सुना होगा, हमारे 100 रुपए नेपाल में जाने के बाद 260 रुपए बन जाते हैं, 280 रुपए बन जाते हैं। सुना ये वाली बात? भूटान में 300 रुपए के आसपास बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए का जितना सामान मैं इंडिया के अंदर ले पाता हूं, वही अगर मैं नेपाल के अंदर लूं तो मुझे कितने का मतलब कितने तक का सामान मैं ले सकता हूं? 260 रुपए तक का। ये चीज क्या शो कर रहा है? नेपाल की करेंसी के सामने हमारी करेंसी कैसी है? स्ट्रॉन्ग। साउथ एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी किसकी है? साउथ एशिया कह रहा ऑस्ट्रेलिया। साउथ एशिया की डेफिनेशन के अंदर जो आता है मैं वो कह रहा हूं। साउथ एशिया में चाइना आता है? साउथ एशिया में चाइना आता है, पहले ये बताओ। इंडिया और इसके आसपास की लगी हुई कंट्रीज तो बताओ, इनमें से किस क्या है? सार्क, चलो ठीक है, मैं आपके लिए सिंपल करता हूं, सार्क बता दो, सार्क में से सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी किसकी है? सार्क, सार्क श्रेया, ये शायरी सिंगापुर है सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अरे कहाँ है उसमें थाईलैंड कहाँ है? इंडिया। वो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ईयू में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी किसकी है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में? सारे लोग, वो लोग यूरो फॉलो करते हैं, ठीक है? सारे यूरो फॉलो करते हैं। और ईयू का पार्ट, ब्रिटेन अब ईयू का पार्ट नहीं है, पहली बात। कौन कौन सा प्रोसेस हुआ था श्रेया जिसकी वजह से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था उसे? ब्रेक्सिट। ओके। अच्छा, यूरो ज्यादा पावरफुल है कि डॉलर ज्यादा पावरफुल है? लेकिन अगर मैं देखूं तो यूरो तो ज्यादा महंगा होता है डॉलर से, फिर डॉलर क्यों बोला? हाँ, उसकी बोलो प्रेजेंस, प्रेजेंस मैटर करती है कंट्री की। इंडियन रुपए की प्रेजेंस इंडिया के अलावा और कहां है? नहीं है, नहीं है। अब देख रहे हो कितना पावरफुल देश हमारा। अच्छा, जापान की बात कर लो, येन की प्रेजेंस और कहां है बताओ? येन की प्रेजेंस कहां है? और चाइना की चलो बात कर लो, ये जापान का भी याद नहीं आ रहा, तो चलो चाइनीज युआन की प्रेजेंस बता दो और कहां है? कोई कंट्री है जो चाइना की करेंसी को एक्सेप्ट कर ले? सिंगापुर कर लेगा? थाईलैंड कर लेगा? मलेशिया कर लेगा? नहीं। लेकिन कोई कंट्री ऐसी है जो मना कर दे? देखो, जो शाइनी अगर दिमाग में अगर एग्जांपल आ भी रहे होंगे ना किसी को हाँ या ना कहने के, वो पता है क्यों आ रहे होंगे? बायलेटरल रिलेशन, मैंने आपको बताया। लेकिन वो हमेशा तो, अच्छा रशिया को हमने एक बार बोल दिया था जैसे श्रेया कि हमसे ना पैसा ले लो, तेल वेल दे दो हमें, ठीक है? हमेशा मान जाएगा? हमेशा पर जितने इतिहास जब तक, मतलब फ्यूचर जब तक चलेगा दोनों कंट्रीज का रिलेशन चलेंगे जब तक, हमेशा मान जाएगा? सामने वाले से भी ना बार्गेनिंग जो करी जाती है ना, वो एक हद तक करी जाती है। ज्यादा भी सामने वाले को बोल बोल कर ना इंसान जो है वो अपनी इज्जत ही गवाता है फिर, ज्यादा फेवर मांग मांग कर। फेवर 1-2 बार लेने के लिए ठीक होता है, इसलिए उसको फेवर कहा जाता है। जब सामने वाले को लगता है ना कि वो आपकी आदत बनते चला जा रहा है, फिर आपकी इज्जत नहीं रह जाती, फिर चाहे वो कंट्री हो चाहे इंसान हो।
तो रियल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स. द पीपल हु प्लान टू विजिट अमेरिका नीड टू नो हाउ एक्सपेंसिव गुड्स आर रिलेटिव टू गुड्स एट होम. मतलब अगर इंडियंस हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आपके देश में जो है, अगर एक बास्केट बनाओ, पीपीपी की बास्केट हम बना लेते हैं 8,000 रुपये की, तो 8,500 रुपीज़ की बना लेते हैं. 8,500 रुपीज़ यानी कि अमेरिका में क्या इज इक्वल टू $100. गुड्स एक सिटीजन के पास ज़्यादा कहाँ पर आ पाएंगे बताओ? इंडिया में. अब इंडिया और नेपाल को मैं बोल दूं तो गुड्स ज़्यादा कहाँ पर आ पाएंगे? नेपाल. अब आप लोग यहाँ पर गए तो हो नहीं हो, ना ही आपने ऐसा कोई टेस्ट करके देखा अगर आप यहाँ पर इन कंट्रीज में गए भी हो तो. लेकिन ये वाली बात अपनी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रहे हो? आपको करेंसी वैल्यू पता है. वेरी गुड. ठीक है. शाइनी, इंडियन रुपीस एंड बांग्लादेश करेंसी. अरे वाह. अब यहाँ पर शाइनी ये नहीं कहेगी कि मुझे एक्सचेंज रेट पता, शाइनी कहेगी अरे सिस्टम पता सर मुझे. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज और ट्रेडेड फॉर वन अनदर इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो कहां देखने को मिलती है मार्केट? श्रेया, गुड़गांव के कौन से सेक्टर में है वाली मार्केट? मंगल बाजार रखता है इसके कि सोम बाजार के बुध बाजार? नो बाजार. तो कहां ट्रेडिंग होती है इसकी? कहां ट्रेडिंग होती है इसकी? आंसर इसका थ्रू ब्रोकर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, या फिर आप अपने फिजिकल करेंसीज को कन्वर्ट करवाने के लिए कुछ सेंटर्स जा रहे हो. होता है ना ऐसा, जैसे आपको आपके मामा या कोई भी मौसी वगैरह जहां से भी आए थे वो $100 दे गए, तो ये चेंज करवाने के लिए ये जो एक्सचेंज यूनियन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते ना. इन जगहों को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. चलो एक रियल की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दिखाता हूं और लाइव दिखाता हूं. मैंने बोला ना थ्रू ब्रोकर. अच्छा एक बात और लिखना भूल गया. ये क्या हो गया? एक मिनट में दिखाता हूँ. हाँ, थ्रू ब्रोकर मैं आपको बोल रहा था, थ्रू कुछ प्लेटफॉर्म्स, और वो आजकल के टाइम में जो ब्रोकर्स हैं ये आप इनमें यूज़ कर सकते हो. स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स पे स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को, ये ब्रोकर्स ही होते हैं ना, धन वगैरह ये सारे के सारे, और या फिर स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स को. ठीक है, जीरोधा हो गया, धन हो गया, ग्रो ऐप हो गया आपका, ये सब चीज़ें. तो जस्ट अ मिनट. सेवन टू एट जीरो जीरो. सेवन 8 3 4 2 9. यहाँ पर जो है
मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखनी है ना हमें। हमें बेसिकली करना क्या है, द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज एंड ट्रेडेड फॉर वन अदर इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो चलो मैं अपने स्टॉक मार्केट ब्रोकर प्लेटफॉर्म के पास एक देखता हूँ मैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज की करेंसी हम देखते हैं। यहाँ चले जाऊँ श्रेया, करेंसी ट्रेड इन यूएसडी यूरो एंड मोर लिखा हुआ है ना। क्लिक करते हैं। अब इतनी सारी करेंसी यहाँ पर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब EUR INR, ठीक है। यूरो है, सबसे पहले डिजिट आप देखो यूरो है, ठीक है। ये EUR USD है, यूरो और डॉलर है। GBP INR, GBP USD, JPY ये जापानीज येन होता है, ठीक है। ये सारी करेंसीज अभी यहाँ पर आ रही हैं। मैं चले जाता हूँ USD INR यानी कि डॉलर। तो डॉलर जो है अब मुझे ख़रीदना है, तो यहाँ पर मैं डॉलर को ख़रीदता हूँ। यहाँ पर मैं गया, वन क्वांटिटी है ना, एक्सपायरी है इसकी, तो फ्यूचर्स खरीदते हैं। फ्यूचर्स नहीं, करेंसी USD INR, ठीक है। तो बताओ मेरे पास तीन तरीके की वो है एक्सपायरी डेट अवेलेबल है, यानी कि इस टाइम तक मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। तो अगर मैं 27 दिसंबर की देखूँ, आज कितनी दिसंबर हो गई है, आज हो गई 8 दिसंबर। तो 27 दिसंबर में हमें, अगर मैं बाय पे क्लिक करूं, ठीक है, मुझे 1000 क्वांटिटी, जो ये 1000 है USD 2 दिसंबर है, उसका जो फ्यूचर है वो मुझे कितने रुपए में मिल रहा है, 1672.90, ठीक है। अगर यही मैं चला जाऊं जनवरी पर 1674, और यही मैं चला जाऊं फरवरी पर 1676, मैं तब तक के लिए इन सारी करेंसीज वगैरह को होल्ड करके रख सकता हूँ। इनका टाइम पीरियड होता है। हाँ, ऑफलाइन अगर आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फिजिकल करेंसी है, जो है एसेट है, ये आप आराम से जो है होल्ड करके रख सकते हो अनिश्चित काल तक, जब मर्जी। लेकिन यहाँ पर भी आपको पता है कंडीशन होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब दोपहर में लेक्चर करा, मैंने आपको बताया आप एक लिमिट से ज़्यादा फॉरेन करेंसी नहीं रख सकते अपने पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अनलिमिटेड रख सकते हो, अनलिमिटेड। ये जो फॉरेक्स का मार्केट होता है ना, ये अथाह सागर होता है। यहाँ पर इतना पैसा होता है, कंट्रीज की जीडीपी फ्लोट करती है यहाँ पर। लिटरली आई एम टेलिंग यू, कंट्रीज की जीडीपी फ्लोट होती है यहाँ पर। यही तो, उसी से तो पैसा बन रहा है ये, उसमें ट्रेडिंग हो रही है। सोच के देखो जरा, कि बोलियां लग रही हैं कि अभी ये नीचे गिरेगा, अभी ऊपर जाएगा। मैं इसको सिर्फ खरीद नहीं सकता, बेच भी सकता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा। बेचने के लिए भी सेम अमाउंट आसपास लग रहा है, 1666 रुपीज़, और खरीदने के लिए 1672 रुपीज़। 6 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं खरीदने के लिए, बेचने के लिए 6 रुपये कम लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, आप घर पे जो है वो नहीं रख सकते, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते आप पैसे। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग बेसिकली कैसे होती है, जैसे मैंने जिस बंदे को मैंने वो बेचा, अपने अभी इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको P2P ट्रांजेक्शन करके दिखाई, जिसको मैं डॉलर बेचे $400, उसने 88 के भाव पे खरीद लिए मुझसे, ठीक है। अब ये मान लो कि अगर ये 90 के भाव पे अगर ये जाता है, तो वो इसको सेल आउट कर देगा, वो सेल पे क्लिक कर देगा। लेकिन अभी जो है उसने मुझसे बाय करे, सेल मैंने करे हैं उसको 88 के रुपीज़ पर, ठीक है। यहाँ पर एक जो लॉट है इसका, उसके अंदर 1000 क्वांटिटी, यानी कि $1000 जो है आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसको 1000 कर दूं, तो कितने हो गए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब वो बोल रहा है बियॉन्ड फ्रीज लिमिट ऑर्डर विल बी स्लाइज इनटू 10 lakhs एंड सेंड टू एक्सचेंज, मतलब ये 10-10 के पार्ट बन के जाएगा। तो मैं कितनी भी करेंसी यहाँ पर जो है, ये लो, वर्ल्ड जीडीपी रख ली मैंने अपनी गोदी में, और मेरा पैसा कितना लग रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 1 खरब 1 खरब 67 अरब 20 करोड़ 87 लाख 50,000 20 रुपीज़। यहाँ पर कोई लिमिट है, कोई लिमिट है खरीदने की? हाँ होना चाहिए सामने वाले के पास, वो अलग बात है, लेकिन कोई लिमिट नहीं है ना। इतने डॉलर्स में घर पे रह सकता हूँ श्रेया?
नहीं रख सकता ना, मुझे दूसरे प्लेनेट पे इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट? ये चीज़ है। सिमिलरली ये जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, ऐसी इंटरनेशनल कमोडिटीज मार्केट भी होता है। आप सिल्वर खरीद सकते हो, क्रूड ऑयल खरीद सकते हो, नेचुरल गैस खरीद सकते हो, सिल्वर के माइक्रो, एम का मतलब होता है माइक्रो फ्यूचर्स आप खरीद सकते हो। उसके बाद आप कॉपर है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। ओके, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। तो दीज आर द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज एंड ट्रेडेड फॉर वन अनदर इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. It is not any physical place, but it is a network of communication system which connects the whole complex of institutions. ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ये कोई फिजिकल प्लेस है? अभी हम लाइव क्लास में चलते चलते यहां पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्या? इस मार्केट के अंदर क्या हम लाइव ये क्लास चलते चलते अभी जो है हम इसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, और अभी ये मार्केट लाइव चल रही है, ठीक है? आज फ्राइडे है ना? आज फ्राइडे है ना? अच्छा, शाम को 5 बजे ये बंद हो चुकी है, सॉरी, इस वीकेंड पे ऑफ रहती है मार्केट। शाम को 5 बजे ये हो चुकी है बंद, ओके। अब इसमें बेसिकली पैसा बनता कैसे? जैसे कोई पर्सन है, उसने यहाँ पर जब ये करेंसी डिप मार रही थी, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, करेंसी यहाँ पर जब इस जगह पर ये डिप मार रही थी, उस पर्सन ने यहाँ पर बाय करा, और उसके बाद जब ये करेंसी ये ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पर इसने सेल आउट कर दिया, फिर जब ये नीचे आई तब इसने बाय करा, ऊपर की तरफ सेल आउट कर दिया। उल्टा भी चल सकता है, उल्टा भी चल सकता है कि जो पर्सन है, पर्सन यहाँ पर पहले सेल कर दे, फिर यहाँ पर जाके बाय कर ले। पहले आपने सेल कर दिया अच्छे रेट पर, वो नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसके बाद जाकर बाय कर, बिल्कुल करा जा सकता है ऐसा। तभी तो यहाँ पर दोनों की तरफ देखो ना, सिर्फ बाय का ऑप्शन नहीं है, सेल का भी ऑप्शन है कि आप गिरती हुई मार्केट में पैसा लगा सकते हो। तो ये आपके लिए क्या बना? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इट इज नॉट एनी फिजिकल प्लेस, बट इट इज अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच कनेक्ट द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर क्या क्या होता है? बैंक्स हैं, स्पेशलाइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कोई मामा मामी चाचा चाची कोई पैसे दे गए हैं बाहर से आकर, वो उस कंट्री की करेंसी ले आए और आप उसको ये जो एक्सचेंज यूनियन है उनके पास जा रहे हो चेंज करवाने। ब्रोकर्स हैं कुछ कुछ, जैसे यही देखो लो, मेरा ब्रोकर जो है यहाँ पर ये धन, ठीक है। और ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज थ्रू विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज और कन्वर्टेड फॉर डेट ऑफ अनदर करेंसी। अच्छा एक बात बताओ, अगर श्रेया में शायनी आरबीआई के ऑफिस जाकर अगर इसको चेंज करवाना चाहूँ अपने डॉलर को पाउंड को, तो वो कर देंगे? आरबीआई के जो अलग अलग दफ्तर होते हैं वो कर देंगे? कर देंगे, कर देते हैं, वो कर देंगे, क्योंकि ऑफिशियल कस्टोडियन कौन है फॉरेक्स रिजर्व का? और श्रेया वो तो इनवाइट करेंगे ना, बल्कि इस चीज़ को अच्छी चीज़ है ना उनके पास, तो कि हम जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा करेंसी है कुछ भी है हम उनको देने जा रहे हैं, कभी मना करेंगे वो हमें रखने के लिए? वो तो मेन कस्टोडियन ही है। अच्छा मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, अगर आपको याद हो तो चलो बताओ, अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं पहले गालियाँ दूंगा आपको, फिर उसके बाद हेल्पिंग हैंड दूंगा। तो अगर आपके पास कोई नोट है जो कि फटा पुराना गल गया है, आप इसको आरबीआई के दफ्तर लेकर गए हो, तो क्या होगा वहाँ पर? क्या रिप्लाई आएगा आपको? जो भी लेडी बैठी होंगी या जो जेंटलमैन बैठे होंगे, क्या कहेंगे वो? आप चेंज हो, अरे ठीक है चेंज तो हो जाएगा, लेकिन कैसे, प्रक्रिया क्या होती है? पहले जला देंगे, उसका नंबर लिख लेंगे, जलाने के बाद नंबर को लिख लेंगे कि अब इसका वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब इस नंबर का एक और नोट प्रिंट करा जा सकता है फ्रेश, है ना? ये मतलब हो गया है, बेकार हो गया है, और आपको उसके बदले बिल्कुल फ्रेश नोट इशू हो जाता है, राइट? ठीक है।
अगेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। बात करते हैं स्पॉट मार्केट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर समटाइम्स क्लासिफाइड इनटू स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड आउट। स्पॉट मार्केट, मैं देखो आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं फॉरेन एक्सचेंज आपको समझाता हूं पहले, लेकिन उसके पहले अपनी क्रिप्टो मार्केट दिखाता हूं मैं आपको। मोबाइल में स्क्रीनशॉट भेजता हूं आपको। फ्यूचर्स एंड स्पॉट, आप यहां पर देखो, ये आपको दिख रहा है, ये देखो फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स मतलब कैरी फॉरवर्ड करने वाली मार्केट, स्पॉट मतलब करंट मार्केट। ये है फ्यूचर्स के सारे क्रिप्टोस, ये है स्पॉट मार्केट के सारे क्रिप्टोस। मैं आया स्पॉट सेक्शन पे, ये सारे क्रिप्टोस, फ्यूचर्स पर आया कैरी फॉरवर्ड करने वाले ये सारे क्रिप्टोस, और ये ऊपर मार्केट्स पर मेरे एक कॉलम था मार्केट्स, उसके अंदर सारे दिख रहे हैं फ्यूचर्स स्पॉट। ये स्प्रेड्स और मूव को छोड़ दो, वो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्यूचर्स और ये स्पॉट, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर स्पॉट मार्केट। यहां पर अगर आप करेंसी को देखो, इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। मैं से स्पॉट मार्केट तो नहीं बोल सकता ना, स्पॉट मार्केट में आपकी होल्डिंग ना अनिश्चित काल तक होती है। जैसे श्रेया, आपने अगर मान लो कि यहां पर एक कोई भी शेयर बाय करा, कोई भी एक एग्जांपल देना आशमा, मुझे एक शेयर का क्या बाय करना चाहते हो श्रेया, एग्जांपल दो कोई भी जो आप बाय करना चाहते हो, कोई सा भी शेयर। इंडियन मार्केट है मैडम, एप्पल। टाटा का बताओ कौन सा बाय करोगे, लो टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर, क्या? टाटा पावर 323.55 रुपीज, ठीक है। आपने एक ये बाय करा, आपको देने पड़ रहे 323.55, वही ठीक है, सेम। ठीक है, कितने बाय करना चाहोगे इसको श्रेया? 50। चलो पहली बार श्रेया स्टॉक मार्केट लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। 16,177, ओके, ये आपने बाय करा, ओके। एग्जीक्यूट ऑर्डर व्हेन द मार्केट ओपन्स, और ये मैं एक्सचेंज के पास मान लो कि मैंने भेज दिया, ऑर्डर भेज दिया। मार्केट जब खुलेगी मान लो तभी बाय हो रहा है, तो हम ये 50, पहले 50 लिख दूंगा यहाँ पर, मैं पहले 50 से बाय कर रहा हूँ। कितने रुपए लग रहे हैं? 16,177। अब ये जो 50 शेयर हैं टाटा पावर के, मुझे ये बताओ श्रेया, इसको हम कब तक होल्ड कर सकते हैं? कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? मैंने तो सिर्फ टाटा पावर डाला और तो कुछ डाला ही नहीं मैंने। आप होल्ड कर सकते हो? बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, हाँ ठीक है। तब तक कर सकते हैं, ठीक है। कह रही अरे बस। शुरू कह रही मैंने बाय कर दिया, मेरे ही नहीं रहे वो शेयर, सबके हो गए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यहां पर डाल दूं टाटा पावर का फ्यूचर होता है इसका, हाँ टाटा पावर का फेब्रवरी का फट मतलब फ्यूचर, अब इसके लिए पैसे लग रहे हैं 2,30,000 रुपए, लेकिन शेयर एक साथ आ जाएंगे 3,375। अगर श्रेया टाटा पावर के शेयर को 3,375 3,375 अगर बाय करने चाहती, तो श्रेया के लगते 10 लाख रुपए
फ्यूचर में उसको एक लेवरेज मिल रही है, टाटा टाटा फ्यूचर, फेब्रवरी का फ्यूचर, उसमें 3,375 शेयर्स आ रहे हैं श्रेया के पास, 10 लाख रुपए खर्चे कर के नहीं, 4.85x की लेवरेज मिल रही है उसे, ये रहा लेवरेज, ये रही लेवरेज, और एक्सचेंज कह रहा है कि इसे 2,30,000 रुपए हमें दे देना, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है श्रेया, ये फेब्रवरी का फ्यूचर है, इसको होल्ड से कब तक कर सकते हो, फेब तक। फेब में प्रॉफिट हुआ तो हुआ, वरना गए पैसे। लेकिन वहां पर भले ही 10 लाख रुपए लगाने पड़ रहे थे, कब तक उसको होल्ड कर सकते हो, अनिश्चित काल तक, अनलिमिटेड टाइम, कितनी भी जनरेशन है श्रेया, है ना। इरिटेट करूं बच्चे, उनके बच्चे ठीक है। तो स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट के अंदर यानी कि आपका होल्डिंग टाइम पीरियड कितना होता है, अरे स्पॉट मार्केट के अंदर, स्पॉट अभी आपने स्पॉट में ही तो बाय करा है, आज ही तो बाय करा है स्पॉट के अंदर, नो फ्यूचर, नो ऑप्शंस, नथिंग, अनलिमिटेड। तो मार्केट डेट हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शंस और करंट ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड एज स्पॉट मार्केट। इफ द ऑपरेशन इज ऑफ डेली नेचर, डेली अब कैसे, स्पॉट मार्केट का ऑपरेशन का डेली नेचर का भी हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। टाटा पावर का एक शेयर है और ये मयूर तो माए नहीं यार, पता है आज की क्लास तुमने मिस कर दी, तुम्हें आत्महत्या करनी चाहिए। मैंने रियल P2P करके दिखाया, मैंने फॉरेन एक्सचेंज दिखाया, मैंने इनको करेंसीज दिखाई, टाटा पावर के देखो 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 ना आया कैसे इसने पैसों की बात चली तो दौलत चलाया, अच्छा कुछ बात चल रही है वहां पर, सर कुछ बाय करवा रहे हैं, बहुत अच्छा तो क्या हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ टाटा पावर, टाटा पावर को अब श्रेया जो है क्या ये भी कर सकती है क्या, शाइनी या श्रेया ने अगर कुछ खरीदा कि इफ द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर, यानी कि अनिश्चित काल तक होल्ड ना करके डेली बाय करना या डेली सेल करना, तो बाय करा और इसको किस पे सेट कर दो, इन्वेस्टिंग मतलब क्या श्रेया, लाइफ टाइम है ना, इन्वेस्टिंग मतलब लाइफ टाइम, इसको ट्रेडिंग पे सेट कर दो। और ट्रेडिंग कितने टाइम के लिए होती है, क्या बताया था मैंने, मार्केट 9:15 टू 9:50, इंडियन मार्केट 9:15 टू 3:30, क्रिप्टो मार्केट हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स, एनी क्लोजिंग डे, सैटरडे संडे, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, कुछ नहीं, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं बिटकॉइन के ऊपर, क्वेश्चन पिछले 5 साल से हर साल है, ठीक है। इस बार तो हेजिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उसने। लॉन्डो ने फ्रस्ट्रेशन में BTC बाय कर लिया मयूर एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही ब्रेक में। हमारे पास भी कुछ ऐसे महान लोग थे जो कि CSAT के पेपर के ब्रेक के अंदर कॉल कर रहे थे हमें ना, सर पोजीशन चेक कर लेना मेरा BTC कितना बड़ा तो टाटा पावर, टाटा पावर के अंदर यानी कि श्रेय आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के अंदर 323.55 रुपीज लग रहे थे आपके, आपने कितने शेयर खरीदे थे, 50, 16,177 रुपए। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्रेडिंग करोगे आपका कैसे फायदा क्या डेली करने का, पैसे देखो कितने जा रहे हैं श्रेय, 50 शेयर जिसको आप इन्वेस्ट करने के लिए 16,000 रुपए खर्च कर रहे थे, अब देखो 50 शेयर कितने कितने रुपए के, 3,000 रुपए के, 235 रुपए के। लाइफ टाइम हमेशा याद रखना, अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट टिप, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पर बाय कर लो किसी भी शेयर को, बस वो पेनी स्टॉक मत बाय करना कभी भी। कभी भी लोहा सोने के रेट पर नहीं हो सकता, लेकिन सोना हमेशा दिन दुगना रात चौगना होगा, ये गारंटी है। हम कोई महंगी चीज ही बाय करो, लेकिन अगर कर रहे हो तो महंगी ही बाय करना, जो महंगी चीजें हैं। आप ऐसे अच्छे एसेट्स को बाय करो, किसी भी फंड में बाय कर लो,
मार्केट ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम लो है, कुछ भी बाय कर लो आप। कोई इतना तो पता लगी कि ऑल टाइम हाई पे पैसे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो मान लो आपने कर ली। अगर कर ली और 2 साल तक मार्केट नीचे आता जा रहा है, छोड़ दो उसे, 10 साल तक होल्ड कर लो, और नीचे से ही बाय कर रहा है तो 2 साल के अंदर प्रॉफिट आपका। ये इन्वेस्टमेंट की बेस्ट टिप होती है। और आप ऐसे 10-15, आपके पास जितने भी पैसे हैं 10-15 शेयर्स ऐसे अपने बेस्ट टू बेस्ट रखो, जो कि ऑल टाइम हाई पे ना चल रहे हो, मिडल में खड़े हो या फिर नीचे खड़े हो। और ये कॉम्बिनेशन में आपके पास मान लो 1 लाख रुपए थे, आपने 10-10 रुपए करके ऐसे 10 शेयर के अंदर पैसे डाले, यही आपका बन गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर आपको आपका जो पैसा है वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है, एक पोर्टफोलियो बनाकर, उसको नाम दे दिया जाता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक विच इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। आजकल म्यूचुअल फंड को लेकर ऐड वगैरह क्यों कम है? मार्केट ऑल टाइम हाई पे वो चल रही है म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन आपको फिर भी बोला जाता है अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है एसआईपी करते रहो। लेकिन इस टाइम पर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ हाउ मेनी कंपनीज श्रेया चाइनी? कितनी कंपनीज का इंडेक्स होता है? 50। इसलिए निफ्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। वैसे और भी निफ्टी होते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे कॉमनली यूज होता है दैट इज निफ्टी 50। तो मार्केट एट हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शंस और करंट ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड एज स्पॉट मार्केट। इफ द ऑपरेशन इज ऑफ डेली नेचर इट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट और करंट मार्केट। ट्रांजैक्शंस आर अफेक्टेड एट प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। ट्रांजैक्शंस किससे प्रभावित होती हैं? जो भी एक्सचेंज का जो रेट चल रहा होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अफेक्टेड इंस्टेंटली। मतलब ये जो कह रहा है ना आपसे, ट्रांजेक्शन आर अफेक्टेड एट अ प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मान लो श्रेया आपने बाय करा था, इंट्राडे पे आप बाय कर रहे हो डेली, ठीक है, आपने इसके 50 शेयर बाय करे, कितने? 3,235 रुपए पे। अगर ये 323.55 से ऊपर चला गया तो आप मार्केट के अंदर क्या लेकर निकलोगे श्रेया? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। लेकिन अगर ये 323 से नीचे आ गया तो लॉस। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर ये 2 साल तक 323 से 123 पर आ गया, कोई लॉस है? वो लग रहा है अभी लॉस, लेकिन लंबे समय के अंदर आपको पता है कि टाटा जो है ग्रोथ करेगा। अगर यही मैं आपको बात करूं 2040 तक आप इसको होल्ड कर रहे हो, इसके आगे हो सकता है ना शेयर डबल 3 लग जाए, और है ना? इन्वेस्टमेंट में कोई डर है आपको? बिल्कुल नहीं। कई मूर्ख इन्वेस्टमेंट से पैसा खींच लेते हैं अपना। कहते हैं मयूर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं करेगी, बंद हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर भी आ जाए ना, वर्ल्ड वॉर, इससे बड़ी सिचुएशन तो कोई हो ही नहीं सकती पूरी दुनिया के लिए। वर्ल्ड वॉर भी अगर आ जाए, वो बेस्ट टाइम होता है आपके इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन बस वही वाली बात है, हिम्मत चाहिए होती है आपको। आप सोच के देखो ना, जो चीज जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये रूल बताया था, आप रियल लाइफ के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एक गलती ये करते हो, रियल जिंदगी के अंदर आप आलू टमाटर के ऊपर बार्गेनिंग करते हो। आप भले अरबपति करोड़पति हो, आपकी सैलरी 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख हो, आपका करोड़ों करोड़ों का पैकेज हो, लेकिन आप फिर भी आलू टमाटर के रेट में बार्गेनिंग जरूर करते हो। 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 3 रुपए जो भी है कम हो जाए। रियल जिंदगी के अंदर आप सीधे सस्ती खरीदना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आप चलती हुई ट्रेन के अंदर सवारी करना चाहते हो। वो भी तब बाय करो ना जब कोई चीज के प्राइस जो है गिर रहा है। कोई चीज 50% ऊपर चली गई, उसको बाय करने से क्या फायदा है? उसको 50% नीचे गिरने दो, तब खरीदो एकदम चीप पर, एंड देन एंजॉय द रैली। और कभी भी फोमो मत रखो। लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एक गलती ये करते हैं, जैसे ये ना एक स्टेटमेंट की फॉर्मेशन है, आपको क्वेश्चन आ सकता है अपन को ना 2024 में। फोमो मतलब स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स के लिए नहीं होता।
फोमो जानते हो? वैसे आप लोगों को पता है फोमो का फुल फॉर्म क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी आपको लगता है ना कोई चीज मेरे हाथ से छूट रही है, तो आप उत्तेजना में ना गलती करते हो। जैसे मतलब मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो गई तू मैं में फोन पर, और सामने वाले ने मुझे कहा कि दिमाग मुझे तुमसे बात नहीं करनी है अभी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और गलतियां ना कर दूं, या ये पर्सन मुझे छोड़कर ना चले जाए, तो मैं धड़ाधड़ कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने में लगाऊं। तो इस फियर ऑफ मिसिंग आउट में हो सकता है कि शायद से पर्सन को या तो मेरे एफर्ट्स नजर आ जाए, कह रहे नहीं यार परेशान हो रहा होगा दीपांग, या तो ये हो सकता है वो इरिटेट होकर मेरा नंबर ही ब्लॉक करते, या फिर हमेशा के लिए मुझे जिंदगी से टाटा बाय बाय करते। स्टॉक मार्केट या कहीं पर भी लाइफ के अंदर ये फोमो की गलती जो है वो लोग करते हैं। जैसे मार्केट बढ़ रही है, अब उनको लगता है अरे यार आज अगर बाय नहीं करा ये तो पता नहीं कितने की पहुंच जाएगी, कहां पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन उसके चक्कर में आप ये भी तो सोचो अगर वो रिवर्स कर गई तो फिर आपको गिल्ट होगा। अरे यार अभी नीचे आ गई, काश नीचे से बाय करा होता डिप से, अब तो हम अटक कर रह गए, हमने तो टॉपर बाय कर लिया। तो समझ गए मयूर, सोलाना चाहे 72 का हो जाए चाहे 772 का हो जाए, नो फोमो, स्टे चिल। वो जान दो। चिल रहा हूँ। मुझे कह रहा होगा $10 में आपने पहली बुकिंग करवा दी, $10 ऊपर बढ़ता, आज मैं लाखों रुपए कमा रहा होता। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 2028 तक मैं तुम्हें बिग बुल ना बना दूं, मेरा नाम दीपांग नहीं। द एक्सचेंज रेट that prevails in the spot market for foreign exchange is called spot rate. स्पॉट रेट देखते हैं श्रेया, ये इथीरियम का स्पॉट रेट कितना चल रहा है, कितने डॉलर? $2362, राइट। बिटकॉइन का स्पॉट रेट कितना चल रहा है? $43,896। सोलाना का कितना चल रहा है? $72। XRP का, XRP मयूर रिपल होता है ना, रिपल, रिपल इसको रिपल कहते हैं वैसे इस कॉइन को, कितना चल रहा है? $0.65। और ये सब कुछ हमने किससे रिलेट कर रखा है? जैसे हम लोग अभी यहां पर धन देख रहे थे श्रेया, शायद नहीं देख रहे हो, अभी हम धन देख रहे थे, तो जो करेंसी थी वो किससे, मतलब वो थी एसोसिएटेड थी INR, INR USD, INR USD, INR। यहां पर ये किससे वो है, लिंक्ड है, USDT 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 USDT। और अभी मैंने आपके सामने क्या बेचा, क्या बेचा मैंने अभी बाइनेंस पे आपके सामने P2P ट्रांजैक्शन में? USDT सेल करा ना मैंने। हाँ हाँ, रियल में मैं बायर लेकर आया इनके सामने, ₹1,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट करके दिखाया। हाँ हाय हेलो भी बोला मैंने इनके सामने। उसने मेरे UPI पे पेमेंट करी, उसके स्क्रीनशॉट दिखाया मैंने इन लोग को। 35,360 रुपीज़, 88.40, 04 या 40 ऐसा कुछ था। तो एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिवली, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू द रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल ऑन द स्पॉट। अगर मैं अभी यहां पर जाकर स्पॉट प्राइस दिखना चाहूं, कहां गया, अच्छा, स्पॉट प्राइस दिखना चाहूं USD INR का, कितना चल रहा है इसका स्पॉट प्राइस? $83.4275 है ना, राइट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? द मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड मार्केट। अभी टाटा पावर का शेयर आपने फट भी बाय करा ना, फेब्रवरी वाला, FUT नहीं करवाया था, करवाया था, 2,30,000 दे देगी वो मुझे। 2,30,000 का मिल रहा है ना।
3,375 क्वांटिटी। इसके अंदर फायदा क्या होता है श्रेया, कि शेयर ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या वाली बात है कि एक्सपायरी है इसकी, है ना। रियल में जब आप बाय कर रहे होते 3,375 तो 10 लाख रुपए लग रहे थे, लेकिन उसके अंदर आप रिलैक्स थे ना। फोन चाहे आज खोल के देखो या फिर बूढ़ी अम्मा बन जाना तब खोल कर देखना, तो कोई टेंशन नहीं है, ये यहीं घूम रहे होंगे। बुढ़ापे के लिए अगर आप अपने लिए कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, आप ये बाय कर लेना जरूर जिंदगी में एक बार, पीएनबी। अगर आपको बुढ़ापे में आराम से जिंदगी बितानी है अगर अपनी, तो ये नहीं कि एक बाय करके बैठ गए और आपने तो बोला था 40 साल पहले ये तो रिटायरमेंट के लिए होगा, ये तो सिर्फ 8,000 ये 86 से सिर्फ 8,000 का हुआ है। गालियां भी बहुत दूंगा फिर मैं उस टाइम पे, है ना, 5 बाय करके बैठ गए। उसके बाद कह रहा है ये वो करा देगा ना, कुछ इंडिपेंडेंट बना देगा ना। मैं कहा हाँ वो है ना, सोने की खदान है ना ये। तो हाँ, फ्यूचर डिलीवरी, ठीक है। जैसे अभी इसी को देख लो, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको ये भी महंगा लग रहा है, आप हाथों को बाय कर लो, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम। ये मैंने 18 पॉइंट समथिंग पे बाय करवाया था निर्वैर को, और निर्वैर आज पक्का प्रॉफिट में होगा। आई थिंक मयूर आप ही प्रॉफिट में होगे इसको बाय करके, ठीक है। होल्ड करो उसको, ये बहुत साल के बाद नीचे आए। ये है एक, जैसे मयूर ने ही ढूंढा था कल, मयूर ने बताया था मुझे, स्पाइस जेट कुछ महीनों पहले, है ना। स्पाइस जेट मयूर ने ढूंढा था जब ये 20 रुपये 30 रुपये के साथ समथिंग था, और ये 54.97 रुपीज़ का हो गया है। ये आई थिंक जो आपने वो जो फोटो भेजी थी ना मयूर मुझे, ये मैंने ग्रुप पे भी डाली थी, स्पाइस जेट रनिंग एट 52। मैंने कहा था देख लो फाइनली, मैंने इन लोगों को बताया था दिसंबर 31 2022, पूरे एक साल पहले, कि गुड सेटअप ऑफ स्पाइस जेट, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही ये प्लेन या रॉकेट बनना चाहिए। क्वार्टरली एंड मंथली डिमांड जोन कंसाइडिंग कंसोलिडेशन भी काफ़ी कर चुका है। तो मैंने तब ये स्पाइस जेट चल रहा था 38.75 रुपीज़ पर पिछले साल, ठीक है। और कल रात को आपने जो फोटो भेजी है, ये स्पाइस जेट चला गया 52.29 पर। मैंने इन लोगों को फोटो भेजी थी आप ग्रुप में जो ट्रेडर्स हैं, रनिंग एट 52+। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें स्पाइस जेट जो है वो काइंड ऑफ जैसे 38 रुपीज़ का था ना, तो यहाँ पर क्यों, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर स्पाइस जेट का फ्यूचर तो नहीं होता ना, नहीं इसका नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, $38, और मान लो कि 100,000 शेयर लिए होते हैं, ठीक है। और ये कितने पर चला गया अभी, 54 पर, 52 पर, 52 माइनस 38, और 1,000 शेयर लिए थे, 14,000 रुपये बन गए। एक साल का होल्डिंग पीरियड जरूर था, लेकिन कुछ बने ही है ना, है ना, कुछ बने ही है ना, गए तो कुछ भी नहीं है ना, ये चीज़ है। जैसा कि इन सारी मार्केट्स का मतलब एक रूल होता है, वो रूल ये होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये रूल होता है, 2 थिंग्स डेट विल नेवर चेंज इन स्टॉक मार्केट, करेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब नीचे आना, न्यू हाई आफ्टर एवरी करेक्शन, बिलीव इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, एंड स्टे विद क्वालिटी कंपनीज, लॉन्ग वे टू गो। You never lose when market panics. When markets panic, you lose only when you panic. इसलिए अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इन्वेस्टमेंट करो। आपके पास 100 रुपये बचा करें, आप पीएनबी खरीद लिया करो, हैथवे खरीद लिया करो, स्पाइस जेट खरीद लो। तो फॉरवर्ड मार्केट, a market in which foreign exchange is bought and sold for future delivery is called as forward market. It deals with forward transactions, sale and purchase of foreign exchange, which are contracted today but implemented sometime in future. जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि निर्वैर को, मयूर को मैंने ये बाय करवाया, हैथवे
मयूर को मैंने पीएनबी भी तब बाय करवाया था जब वो 30 रुपये 28 रुपये समथिंग का था, 32 रुपये समथिंग का था, याद है मयूर? और आज वो 86 पे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल बॉटम से डिप से बाय करवाया था मैंने। हैथवे की कहानी देख लेना मयूर एक साल बाद जाकर, इसको होल्ड करना आराम से। 19 रुपीज का ये, ठीक है। जब मैंने निर्वैर को मयूर को बाय करवाया समथिंग लाइक ये 19.05 या फिर 18 पॉइंट समथिंग का था ये, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पर, और दिवाली की रात, निर्वैर को मैं पहली बाय करवा चुका था, मयूर को मैंने दिवाली वाले दिन। मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है, मैं बता चुका मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में आपको, ये कैसेट बताया मैंने आपको, नहीं बताया था? अच्छा, मुहूर्त ट्रेडिंग जो होती है, लिख लो इसको चाहो तो, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है 2024 में। मुहूर्त ट्रेडिंग, मुहूर्त होता है ना किसी भी चीज का, शादी का, फेरों का, है ना, किसी भी ओकेशन का, रिचुअल्स का, कहते हैं ना इसका मुहूर्त निकल रहा है इस पूजा का, ठीक है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, मार्केट, इंडियन मार्केट कब से कब खुलता है शाइनी श्रेया, कब से कब? सवा 9 से 3:30, कब से कब? मंडे टू फ्राइडे। मुहूर्त ट्रेडिंग में, मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ चलती है दिवाली की रात को। 2 घंटे के लिए सेबी जो है वो मार्केट को ओपन करता है। इस बारी कब से कब तक थी मुहूर्त ट्रेडिंग मयूर? जैसे 6 से 8 ऐसे कुछ, 6 से 8, 6 से 8। और मयूर को मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ स्टॉक्स बाय करवाए थे जिनका प्रॉफिट अगले दिन ही या 2 दिन बाद ही, जब भी मार्केट ओपन हुई थी 9:15 बजे, तो 1400-1700 रुपए के आसपास चल रहा था। राइट मयूर, ऐसे कुछ था। और आज भी वो मयूर के पास होल्ड है सारे के सारे स्टॉक्स, ठीक है। 6 to 8 PM। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कभी भी पीएम पर, इतने पीएम पर खुलता है मार्केट श्रेया? नहीं ना। मुहूर्त ट्रेडिंग इज एन एक्सेप्शनल ट्रेडिंग, जहां पर मार्केट ओपन होता है सेबी की तरह 2 घंटे के लिए, ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल? दीपावली, दिवाली। ये चीज याद रखूंगा, ओके। देखो मैं सब सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी अब कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। मैं अब क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी कंपनीज, क्वालिटी फ्यूचर होल्डिंग, इन सब में मैं बिलीव करता हूं, ठीक है। मेरा पूरा फोकस क्योंकि एग्जाम की तरफ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग एनी मोर, ओके। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते भी नहीं हो कि मेरा जो चैनल है वो डोरमेंट पड़ा हुआ है। मैं अब इन सब चीज़ों में बिल्कुल अब दूर हो गया हूँ। मैं इन सब चीज़ों से, मैंने टाइम टू टाइम में कभी कभार मैसेज अब डालता हूँ, पहले मैं डालता भी था, अब लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। तो फॉरवर्ड मार्केट, इट इज अ मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट. It deals with forward transactions which are contracted today but implemented sometime in future. Forward market does not deal with spot transaction. Does not deal with spot transactions. Exchange rate that prevails in forward contract for purchase or sale of foreign exchange is called as forward rate. ठीक है. Thus forward rate is the rate at which future contract for foreign currency is made. तो क्या करेंसी के फ्यूचर्स होते हैं क्या? देखते हैं. करेंसी के फ्यूचर्स, यस, इसकी एक्सपायरी है, फ्यूचर्स ही तो है. और फ्यूचर्स में आपको पता है ना, लॉट साइज ज़्यादा मिल जाता है. इस बार हम EUR INR को देखते हैं, यूरो को. इसके लिए पैसे लग रहे हैं 2500 के आसपास, 2500 के आसपास 35 की लेवरेज मिल रही है. और एक लॉट में 1000 यूरो आ रहे हैं हमारे पास. ओके, मैं भले इसको नॉर्मल पे रख लूँ, ट्रेडिंग पे सेट ना करूँ, इंटरडे पे सेट ना करूँ, नॉर्मल पे रख लूँ, फिर भी मैं इसको कितने टाइम से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता श्रेया? 27 दिसंबर से ज़्यादा. अगर ये 29 जनवरी का ले लूँगा तो ज़्यादा नहीं, 27 फरवरी का ले लूँगा तो इससे ज़्यादा नहीं. ओके, दिस रेट इज सेटल्ड नाउ बट एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस इन फ्यूचर. मतलब मैंने इसको आज, देखो, या तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट इन द सेंस, या तो मैं इसको बेच दूं अगर मुझे लगता है कि नीचे जाएगा, और आगे चलकर फिर मैं जब इसको करूंगा, बेचूंगा तो दोबारा बेचूंगा तो नहीं. मतलब समझ रहे हो,
आज मैं जब इसको दोबारा बेचूंगा तो फिर मैं फिर से कैसे बेच दूंगा, तब मेरे को इसको बाय करवाना पड़ेगा। और आज मैं अगर इसको बाय कर लेता हूं तो आगे चलकर मैं इसको किसी को बेचूंगा। यही होगा ना शायनी, अगर आज मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूं तो आगे चल के बाय करूंगा उससे। मैंने महंगे रेट पर किसी को कोई चीज़ बेच दी, सस्ते रेट पर खरीद ली, और मैंने आज कोई चीज़ सस्ते रेट पर बाय करी, महंगे रेट पर उसको बेच दिया। यही तो सिचुएशन तो बनेगा ना मेरी प्रॉफिट के, हाँ या ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर टू रीजंस, टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग कहते हैं हेजिंग। ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, है ना। श्रेय याद है जैसे वो आलू वाला एग्जांपल, कि अगर मुझे लगता है कि मतलब कल को कितना भी रेट हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मुझे आज जो मैं प्राइस पे कर रहा हूं उस पर मैं एग्री करवा लूं उस चीज से, है ना। और हेजिंग वाली बात क्लियर है ना आप लोगों को कि हेजिंग किसको कहते हैं। सामने आप एक तरीके से कि इंश्योरेंस बाय कर लेते हो, है ना। तो इसके रीजन क्या है, टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट, हेजिंग। तो मयूर जो इस बार उसने इसके अंदर क्वेश्चन पूछा था ना, जो टर्म दिया था हेजिंग, वो इसी के कंटेक्स्ट में दिया था हेजिंग, बस उसने क्रिप्टो मार्केट से जोड़ दिया था उसे। हाँ, मैं जैसे ही दिखा भी रहा था कि यूट्यूब के चैनल से अपने ट्रू आई एस से, है ना, कि ये देखो इसने यहाँ से चोरी कर रखा है बीटा टर्म जो है। एंड टू मेक प्रॉफिट, एंड टू मेक प्रॉफिट, ये मेरी बात क्लियर हुई आपको। किन दो रीजंस की वजह से जो है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करे जाते हैं, चूज करे जाते हैं, या तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, एक तरीके से हेजिंग के लिए, या फिर टू मेक प्रॉफिट, दैट इज स्पेकुलेशन। अब टू मेक प्रॉफिट मतलब क्या, देखो लॉस भी हो सकता है, स्पेकुलेशन मतलब क्या, आप अगर आज इसको शेयर बाय पे क्लिक कर रहे हो तो आपका अनुमान क्या है कि 90.02 से कहां जाना चाहिए 27 दिसंबर तक, बढ़ना चाहिए। अगर आप यहां पर सेल पे क्लिक कर रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है 27 दिसंबर तक ये 90.02 से कहां पर आ जाए नीचे नीचे आ जाए इससे, ठीक है। जीडीपी लाओगे तुम कंट्रीज की 80 पर, पूरा यूरोपियन यूनियन का दम लगा हुआ है वहां पर। टू मेक अ प्रॉफिट, दैट इज स्पेकुलेशन। और यहां पर पता है शाइनी, ये जो पॉइंट भी होता है ना 02, अगर श्रेय 03 भी होता है, यहां पर ही लोग अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं, पता है, करोड़ों रुपए। अब हेजिंग देखो कैसे वर्क करता है, हेजिंग दिखाता हूं आज मैं आपको। इसको हटाते हैं, डिलीट। हेजिंग कैसे वर्क करता है, मैं ना निफ्टी की नहीं, कोई भी श्रेय एक ऐसा स्टॉक बताओ कुछ भी, मैं फिर उसकी हेजिंग करके दिखाता हूँ। शाइनी कोई भी एक नाम बताओ। बिरला, ये इक्विटी के लिए अवेलेबल हो रहा है क्या, आदित्य बिरला, क्या भारतीय एयरटेल, निफ्टी का कर लेते हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं, निफ्टी का कर लेते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है निफ्टी अभी चल रहा है 20,969, ठीक है, 20,969। तो श्रेय कोई भी एक नंबर बताना जहां पर आपको ये लगता है कि 14 दिसंबर की जो तारीख है, ये निफ्टी 14 दिसंबर तक कहां तक नहीं गिर सकता। अभी ये 20,900 पर है, आपको क्या लगता है कहां तक नहीं गिर सकता ये, 19 साल नहीं गिर सकता, ठीक है।
तो मैंने क्या करा, मयूर उसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हो श्रेया की, है ना, पैसा ही पैसा है इस बंदी के हाथ में। और कहां तक ऊपर नहीं जा सकता 14 दिसंबर तक, 23,000। 23,000, ठीक है। आपको हेज बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा सॉरी इसको मैं वो तो करूं, ये आपको हेज बेनिफिट मिल रहा है 66,000 का। आपको 53,000 रुपीज लगाने पड़ेंगे इस पोजीशन को बनाने के लिए। हेज क्या है श्रेया, ये देखो ध्यान से, ये मेरी रेंज है, ये देख रहे हो जहां पर मैंने माउस रखा है, देखो ये लकीर आ गई, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना इस पहाड़ पे अगर कोने पर आए तो श्रेया गिर जाओगे, और पहाड़ के अगर इस कोने पर आए तो गिर जाओगे। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा कैसे भी करके प्राइस 14 दिसंबर तक इसके बीचों बीच में रह ले, ठीक है। अगर 14 दिसंबर तक आपका प्राइस इसके बीचों बीच में टिक जाता है, ठीक है, 53,000 रुपीज लगाकर आपको कितने कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 75 रुपए का। अब एक्चुअली आपने शायद श्रेया, ठीक है बहुत दूर की बनाई है, ठीक है। ये जो है हेज बेसिकली यहां पर भी इतने इतने में भी वर्क कर जाता है कि अगर आप इसको देखो, अगर आप 300 400 पॉइंट ऊपर नीचे ले लो, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि 21,500 से ऊपर नहीं जाएगा और 20,500 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके लग रहे हैं 2,29,000 रुपये, और ये हैज हो गया, इसको हाँ सॉरी इसको मैं पुट कर दूँ, सॉरी आपके लग रहे हैं 1,17,000 रुपये हैज बेनिफिट आपको मिला 67,000 का। ये आपके लिए पहाड़ है, इससे नीचे अगर गए तो लॉस पे लॉस, इससे नीचे गए तो लॉस पे लॉस, और आपको मिलेगा 1,17,000 रुपये लगाकर 782 रुपीज। ये आपके पास आ जाएगा 14 दिसंबर को, जब 3:30 बजे मार्केट बंद होगी। जब भी ट्रेडिंग करने का किसी के पास टाइम नहीं है, आप ऐसे लंबे लंबे हैज बना लो। जैसे इस पहाड़ को मुझे वाइड करना है, ठीक है श्रेया, ये मेरे लिए हैज का ग्राउंड है। लग रहा है डर लग रहा है ना यार कि सर ये अगर नीचे चला गया तो ये तो फिर लॉस हो जाएगा फिर मेरा, है ना। इस पहाड़ को वाइड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इस पहाड़ को वाइड कर लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 22,000, हो गया वाइड पहाड़। नीचे इस साइड को भी थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 20,000। लो, और वाइड करना है, ये कर दिया मैंने 19,500, ये कर दिया मैंने 22,500। और वाइड करना है, इसको कर दिया 23,000 जो कि आपने कहा था ओरिजिनली, और आपने कहा था 19,000 से नीचे नहीं जाएगा। ये लो, बात वही आ गई। 53,000 रुपीज़ लगेंगे, 75 रुपये देने पड़ेंगे, सॉरी 75 रुपये मिल जाएंगे 14 तारीख को। और हैज बेनिफिट कितना मिल रहा है, मतलब इस पोजीशन पर शेयर 53,000 की जगह 66,000 और लग सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने दो साइड बना ली हैजिंग करने की, कि आप ये कह रहे हो भाई मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, मुझे ये पता है कि यहां तक 14 तारीख तक इसके बीचों बीच में रह लेगी मार्केट, ठीक है। इस अनुमान के बेसिस पर आपको 75 रुपए दिए जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर इतने ही मिल रहे हैं, बस ये क्या मैं पागल हूं 50,000 रुपये लगा के इतने वो करना है मैंने। तो यार लोग जो है अगर आप इसी पे देखोगे ना, तो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए मतलब इस पे ये लगाकर, अगर हम इसको मान लो ये कर दें 500 ऊपर और ये 500 नीचे, ये शॉर्ट, ये इसी पे ना लोग जो हैं 1 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 17 लाख जैसे यहाँ पर लग रहे हैं आपको 78,000।
1 करोड़ काइंड ऑफ लगाकर डेली के 1 लाख रुपए बनाते हैं लोग इस पे, इस स्ट्रेटजी पे। इसको कहते हैं हेजिंग स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं शेर इसको शाइनी? हेजिंग स्ट्रेटजी। 1 करोड़ रुपए आप लाओ, इतने का डेली का आपको ब्याज मिलता रहता है। बस आपका ये अनुमान है कि भाई मार्केट जो है इस के अंदर घूमती रहेगी। और हेज बेनिफिट यहां पर आपको देखो कितना मिल रहा है करोड़ रुपए लगाने के बाद, 67 लाख का। 1 करोड़ 17 लाख की जगह 67 लाख और लग सकते थे इस पर। ये 2 लाख के आसपास जा सकता था। 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास जा सकता था ये, लेकिन इतने का हेज बेनिफिट मिल गया आपको और 78,000 मिल रहा है आपको। ठीक है, बेस्ट तरीका होता है मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का जिनके पास मोटा पैसा है। आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक रखी है या आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पैसे को कहाँ रखो, एफडी वगैरह करवाने से ज़्यादा बढ़िया होता है कि आप ये वाली स्ट्रैटेजी पे पैसा कमाओ। इस जो जॉब करते हैं लोग जिनके पास मतलब पैसा बहुत है, उनको बस पता नहीं कि पैसा बनाना कैसे, तो आप ऐसे ही ग्राउंड बना लो बहुत बड़ा सा। कौन कह रहा है आपसे आप इतने छोटे ग्राउंड पे रखो, आप वही वो ये वाला काम कर लो आप आराम से। क्या दिक्कत है? यहाँ पर ये आपका हो गया ये 22,000 रुपये, और यहाँ पर आप इसको 19,500 कर दो, बड़ा ग्राउंड बना लो अपना। ये लो, अब यहाँ पर आपके कितने लग रहे हैं? 90 लाख रुपए लग रहे हैं आपके यहाँ पर। 17,000 आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो मिल तो रहा है ना कुछ ना कुछ, जा तो नहीं रहा, कुछ भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन जिनको पता नहीं है कि एफडी करवाएं कि बैंक में रखें, क्या रखें। हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट हमें हर हफ्ते पैसा मिलता है, क्योंकि ये हर हफ्ते की एक्सपायरी है। 14 तारीख के बाद आप 21 दिसंबर को आपको पैसा मिलेगा, फिर 28 दिसंबर को मिलेगा, फिर 4 जनवरी, फिर 11 जनवरी, फिर 25 जनवरी, फिर 29 फरवरी, फिर 28 मार्च, फिर 27 जून, यानी कि बीच बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट और आएंगे। वैसे तो जब एक मंथ शुरू होता है तो उसके अंदर 4 हफ्ते होते हैं, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की। ये सारे मार्केट जो है आपके लिए क्या है? ये फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्यों? क्लियर है ना ये वाली बात मयूर? पैसा आज नहीं मिलेगा श्रेया, आज अगर लगाएंगे तो कब मिलेगा? 14 दिसंबर को मिलेगा। 14 दिसंबर स्पॉट मार्केट की डेट है या फिर फ्यूचर मार्केट की डेट है? बताओ। फ्यूचर। और यही अगर आप इंट्राडे कर रहे होते कि 9:15 बजे आपने कुछ भी बाय सेल करा और 3:30 तक बेच दिया, तो वो कैसी मार्केट होती? स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट। समझ गए? क्लियर हो गया फंडा? सब लोगों की वाली बात क्लियर है? और समझाऊं आशिमा? बोल के देखियो जरा, समझाना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।